गोवा में बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें करीबन 25 लोगों की जानें गईं। मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ऐसा मैंने देखा कि आग लग रही है, लोग वहाँ पर फिर भी बने हुए हैं और उससे पहले जो हो रहा था वो एंटरटेनमेंट चल रहा था। पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, इंस्पेक्शन हुआ था गवर्नमेंट एजेंसी से, तो उनको बोला गया था कि भाई ये सब ठीक करो, उन्होंने ठीक नहीं किया। तो जो ये कर रहा है उसको दिख नहीं रहा है क्या? भाई ट्रेजेडी हुई है, लोग मरे हैं। कितनी तो खबरें आती हैं कि वो बारात निकल रही थी, नीचे से फायरिंग कर दी, ऊपर एक बच्चा झुक कर देख रहा था, गोली उसके यहाँ से निकल गई। गोवा बहुत सुंदर जगह है, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि वहाँ कोई जा करके शोर क्यों करना चाहेगा। जितनी बर्बादी, जितना प्रदूषण धर्म और उत्सव में होता है उतना आमतौर पर ना होता हो, और ज़िंदगी का जितना नाश होता है शादियों की तैयारी में और दहेज में, उतना और किसी चीज़ में ना होता हो। कौन सा ज़बरदस्त आदमी था जिसने खुशी को उछल कूद से, शोर शराबे से और सामूहिक मूर्खता से जोड़ दिया? वो कौन था जिसने ये शुरू करा? नमस्कार आचार्य जी। ये अभी एक गोवा में बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें करीबन 25 लोगों की जानें गईं, और उस घटना के बारे में मैं सोच रहा था, फिर कुछ वीडियोस भी उस घटना के आए सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो जो तंत्र है उसने अपना काम किया नहीं, जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं वो सब नहीं हुए। लेकिन फिर मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ऐसा मैंने देखा कि आग लग रही है, लोग वहाँ पर फिर भी बने हुए हैं इस आशा में कि शायद कोई बुझा लेगा, हम बच जाएंगे, या ये जो और उससे पहले जो हो रहा था वो एंटरटेनमेंट चल रहा था और लोग गए भी वहाँ पर पूरा एंटरटेनमेंट के लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पर क्यों तुरंत वो भाग नहीं रहे, क्या चीज़ उन्हें वहाँ पर रोक करके रखी हुई है? वो एंटरटेनमेंट, वो एक तरह का मेरी कामना है जो कि ठीक है सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। और ये ऐसा नहीं, ये और भी बहुत सारी जगहों पर हुआ है। तो इसमें एक और इससे पीछे मेरा भी अपना एक जो फंसा हुआ है और शायद अभी भी फंसा हुआ है जिसमें निर्णय नहीं हो रहा है, वो सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल का भी ये है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप कि कहाँ पर ये लोग वहाँ पर फंसे, बाहर निकलने की बजाय तुरंत रुके, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि त्रासदी ये नहीं होती ज़्यादातर मौक़ों पर कि वयस्कों की तरह एज एडल्ट्स हमको बातें पता नहीं होती। हमें आम तौर पर ना बातें पता होती है, सच्चाई ज्ञात होती है। कोई बहुत गुप्त रहस्य हो किसी क्षेत्र का तो अलग बात है, वरना आम तौर पर ऐसी जाहिर बातें कि कहीं आग लग रही है, ये तो पता ही होती हैं। बच्चे थोड़े ही हैं हम 2 साल 4 साल के। बच्चे छोड़ दो, जानवर को भी जहाँ दिख रहा होता है आग लग रही है वहाँ से भाग जाएगा। तो हमारी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि हम अज्ञानी हैं। हमारी ट्रेजेडी ये होती है कि हमें जो बात दिख भी रही होती है हम उसको अनदेखा करना चाहते हैं। क्योंकि जो दिख रहा होता है ना, चूंकि वो यथार्थ है, इसलिए हमारे काल्पनिक सुख में बाधक बनता है। सोचो, अगर सुख कल्पना पर आधारित हो, आपका जो प्लेजर है अगर उसका बेसिस ही इमेजिनरी हो, फैंटास्टिक हो, फैंटास्टिक माने फैंटेसी पर आधारित हो, तो रियलिटी आपके प्लेजर में बाधा बनेगी ना, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी ना। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। इसी बात को आप लोग गीता में कैसे गाते हो?
कैसे गाते हो? जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। और ये अजीब विडंबना है, दुखद विडंबना है, ट्रेजिक बात है। जब आप ये गाते हो तो इसकी पहली पंक्ति में आग का उल्लेख है। जैसे कि गीता को भी पता हो कि जहां काम होता है वहां आग तो होती ही है। आग दह के पर धुएं से प्रकाश ढकसा जाता है, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। आग तो दहक रही है, लेकिन उस पर कामना का, डिजायर का धुआं है, तो अब सच्चाई नजर नहीं आने वाली। सच्चाई प्रत्यक्ष हो सकती है, प्रकट हो सकती है, समक्ष हो सकती है, लेकिन ये जो देखने वाली आंख है, ये देखने को तो तैयार हो। इस आंख में क्या भरा हुआ है? काम का धुआं। आंख में धुआं है तो आगे कितना भी प्रकाश हो सच्चाई का, वो दिखाई नहीं देगा। कभी देखा ऊपर सूरज होता है इतना बड़ा, और आंख में इतना सा कोई कण चला जाए धूल का, तो ये विराट सूरज भी दिखाई देना बंद हो जाता है। कामना ऐसी चीज है। छोटा मोटा प्रकाश तो छोड़ो, स्वयं सूर्य ना दिखाई दे, अगर आंख में कामना का कण भी बैठ गया है तो ये सबके साथ हो रहा है। काश कि इसमें कोई रहस्य होता, काश कि इसमें कोई जटिलता होती, कोई पेंच होता, कोई गांठ होती, कोई पहेली होती तो हम सुलझाते। कोई पहेली है ही नहीं, बात बहुत सीधी है। आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या है। जो वहाँ के मालिक वगैरह रहे होंगे, जो वहाँ के प्रबंधक रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि उनको भी नहीं पता रहा होगा, उनको भी तो साफ साफ पता ही रहा होगा ना। आपने यहाँ जो व्यवस्था करी है, क्या उसमें पूरे फायर सेफ्टी के इंतज़ाम करे गए हैं? फायर एक्सटिंग्विश करने के सारे उपकरण आपके यहाँ पर क्लब में मौजूद हैं क्या? जानते तो रहे होंगे वो। और जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, इंस्पेक्शन हुआ था गवर्नमेंट एजेंसी से, तो उनको बोला गया था कि भाई ये सब ठीक करो, उन्होंने ठीक नहीं किया। मैं जानता नहीं यथार्थ क्या है, पर अभी तक जो खबरें थोड़ी बहुत मुझे पता है वो यही है। उसके बाद यही था ना, नीचे से फायर क्रैकर्स या कुछ छोड़ा था और ऊपर कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल था, कपड़ा था, कुछ था। तो जो ये कर रहा है उसको दिख नहीं रहा है क्या? दिख सब कुछ रहा है, पर आंख में काम भरा हुआ है। दिख तो सब रहा है। कौन पागल होगा जिसको नहीं दिखेगा कि तुम नीचे से आग लगा रहे हो या कुछ है, रॉकेट जैसा है, पता नहीं क्या है, उसको कर रहे हो तो ऊपर वहां पर कपड़े में आग नहीं लगेगी? किसको नहीं दिखेगा? ये छोटे बच्चे को भी दिखेगा। क्लब हो, क्लब का तो मतलब ही होता है, लीगली यही मतलब होता है कि ड्रिंक्स तो होंगे ही कम से कम। और ड्रिंक्स हैं, आप क्लब में आए होंगे 10-11 बजे भी आए हैं, तो आप घंटे मिल चुके हैं पीने के लिए, ठीक। तो एक तो आप उनमें से हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और नाचना है, मुझे आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट मोर फ्रॉम द डांस फ्लोर और वॉट एवर। दूसरे अब नशा भी घंटे का हावी हो रहा है। तो अब तो कुछ नहीं दिखाई देगा, जो सामने है, जो इनएविटेबल है, आप उससे भी इनकार कर दोगे। खासकर अगर माहौल में ग्लैमर भी मौजूद हो, और खासकर अगर ये हो रहा हो कि अगर वो डांस फ्लोर है और वहाँ पर कोई डीजे वगैरह है, वो बोल रहा है कि लास्ट 3 सॉन्ग्स या लास्ट हाफ एन आवर, तब तो आप कतई कोई व्यवधान बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मुझे स्वर्ग तुल्य अनुभव हो रहा है, इसके बस अब आखिरी कुछ लम्हे बचे हैं। तो अब उसमें कोई आकर के बोले सुनो सुनो, टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, तो आप कहोगे भाग जा, भाग जा, मौज कर लेने दे। मेरे जाम में आखिरी अब कुछ बूंदें बची हैं, मुझे पी लेने दे।
आप उसकी बात सुनोगे ही नहीं। अनुभवी लोगों को हंसी आ रही है। भाई ट्रेजेडी हुई है, लोग मरे हैं, और 2-4 नहीं 20-25 लोग मरे हैं। हाँ 50। और मरने वाले ज्यादातर किचन में और नीचे थे, जो ये सब कर भी नहीं रहे थे। हाँ, और मरने वाले ज़्यादातर वो थे जो वहाँ किचन में थे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, जो नाचने गाने में तो बेचारे शामिल भी नहीं थे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है सर, कुछ इसमें ऐसा है ही नहीं कि कोई एक्सपर्ट कमेटी भी इसमें बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी तो कुछ खास निकल कर नहीं आएगा। बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं, क्या निकालोगे उसमें? रेगुलेशंस का उल्लंघन हुआ है और उसके बाद जो वहाँ चल रहा था वो बस बेहोशी का समा है, उसमें कुछ भी करो। और वहाँ जो हो रहा है वो कोई नई चीज़ नहीं है। वो हम हर जलसे में, हर मजमे में, शादी ब्याह में, पार्टी में होता देखते हैं। कितनी तो खबरें आती हैं कि वो बारात निकल रही थी, नीचे से फायरिंग कर दी, ऊपर एक बच्चा झुक कर देख रहा था, गोली उसके यहाँ से निकल गई। क्योंकि वो माहौल ऐसा है, माहौल में ही नशा है, उस माहौल की परिभाषा में ही नशा है। जिसने नहीं भी पी रखी वो भी नशे में है। यही है। और इन चीज़ों को हम जिंदगी का उत्कर्ष बोलते हैं। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में गोवा होने का मतलब है कि साल भर मौज में जो कमी रह गई थी वो पूरी कर लेनी है अब, साल भर। मैं इस साल 3 महीने गोवा में था जब ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी यहाँ लगी है, ये लिखी थी। और कब था? जब वहाँ कोई नहीं आता बारिश में। और इसीलिए तो वहाँ था क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता बारिश में, कम लोग होते हैं। और अब जब पीक सीज़न है, जब वहाँ पर लोग रहते हैं, मैं वहाँ से दूर हूँ। क्योंकि मुझे वहाँ वो जो खाली सड़कें होती थी रात में बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। मुझे मालूम है वहाँ की इकोनॉमी के लिए नहीं अच्छी है खाली सड़कें, मैं जानता हूँ, उस बात का सम्मान करता हूँ, ठीक है। पर अभी वहाँ पर जाऊँगा तो यही सब हो रहा होगा। हर 500 मीटर पर क्लबिंग हो रही है और ये हो रहा है। क्लबिंग से भी मुझे कोई समस्या नहीं, पर जब तुमको होश ही नहीं है तो तुम्हें यह भी कैसे पता कि तुम्हें मज़ा आ रहा है? इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, पूरे ही बेहोश हो जाओ, फिर गिर जाओ। अगर बेहोशी में ही मज़ा है तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो फिर कोमा में होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आप इसमें और गहरा अगर जाना चाहो तो आप ये ज़रूर पूछ सकते हो कि वो कौन सा ज़बरदस्त आदमी था जिसने खुशी को उछल कूद से, शोर शराबे से और सामूहिक मूर्खता से जोड़ दिया। वो कौन था जिसने ये शुरू करा कि खुशी ऐसे मनाई जाती है? ये आई चीज़ कहाँ से? क्योंकि बात एक क्लब की नहीं है, बात तो हमारे पूरे समाज की, हमारे पूरे संस्कार की है। दुनिया भर में, भारत में ही नहीं। हमारे लिए खुशी का मतलब ही यही होता है। खुशी के मौके पर अगर आपको कोई ध्यानस्थ दिख जाए, मेडिटेटिव दिख जाए, या कोई चिंतनशील दिख जाए कि वो गंभीरता से सब देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, तो आप कहोगे मनहूस निकल यहाँ से, भाग। तू यहाँ पार्टी में आया है और तू बेहोश नहीं हुआ अभी तक? तू पार्टी में आकर के ऐसे ऑब्जर्वेशन कर रहा है? आप बताओ ना, जो उस क्लब में होता है, ठीक है, उसी का एक डाइल्यूटेड रूप क्या आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर नहीं करते? ठीक है, बच्चे के जन्मदिन पर शराब नहीं पी जाती, ठीक है, लेकिन हो हुल्लड़ तो उसी तरह का होता है। डिग्री कम हो सकती है, डायमेंशन तो वही है ना, कि नहीं है? और ये जो लोग वहाँ पर ये सब कर रहे थे, ये कोई असामाजिक तत्व तो नहीं थे, ये कोई अपराधी नहीं थे,
अगर ये घटना नहीं घटी होती तो ये अपने अपने घरों को लौटते और ये अपने अपने घरों में इज्जतदार लोग कहलाते कि नहीं कहलाते? तो ये किसकी पैदाइश है? ये हमारी सामाजिक मिट्टी की पैदाइश है। ये हमारी इसी ज़मीन की पैदाइश है जहाँ से हर आम आदमी उठता है, पूरा मध्यम वर्ग जहाँ से उठा है। और हमें ये बता दिया गया है कि सेलिब्रेशन माने इंटॉक्सिकेशन। बताया गया है कि नहीं? बोलिए। सेलिब्रेशन माने लोअरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, हाँ या ना? बोलो। आपका कोई सेलिब्रेशन होता है जिसमें चेतना का स्तर उठता हो? हमारा कोई भी उत्सव हो, समारोह हो, उसका मतलब यही होता है कि चेतना को और गिरा दो। चाहे वो व्यक्तिगत हमारा कोई सेलिब्रेशन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो और चाहे राष्ट्रीय हो, कुल मिलाकर के हमें उसमें करना क्या है? हो हुल्लड़। अब तो धार्मिक उत्सवों पर भी ये होता है कि नशा कर लो, धार्मिक उत्सवों पर भी ये होता है कि जानवर काटो। होता है कि नहीं? जितनी बर्बादी, जितना प्रदूषण धर्म और उत्सव में होता है उतना आमतौर पर ना होता हो। शादियों में जितनी फिजूल खर्ची होती है और ज़िंदगी का जितना नाश होता है शादियों की तैयारी में और दहेज में, उतना और किसी चीज़ में ना होता हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे मन में ये बात डाल किसने दी कि सेलिब्रेशन माने इंटॉक्सिकेशन? फिर उसी का एक एक्सट्रीम रूप हमें देखने को मिलता है, ये जो 25-50 मौतें हो गई। हाँ या ना? गोवा बहुत सुंदर जगह है, बहुत बहुत सुंदर जगह है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि वहां कोई जा करके शोर क्यों करना चाहेगा। गोवा वो नहीं है जो आपको फिल्मों में दिखा दिया जाता है कि बीच है और वहाँ बिकनी है और सन, सैंड एंड स्कर्ट्स। एकदम नहीं। हाँ, ये आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन हरियाली आप देखिए गोवा की, बारिशें आप देखिए गोवा की, कुछ नहीं करना होता है। आप बस चलना शुरू कर दीजिए सड़क पर, बहुत अच्छा लगता है। और हवा चल रही होती है, खासकर अगर आप बीच के आसपास इसी इलाके में, दिन भर थोड़ी हवा चल रही होती है। बरसातों की बात कर रहा हूँ। बड़ी गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है, आप 2 व्हीलर ले लीजिए, दूर जाना है तो, और चुपचाप 30-40 की स्पीड पर बस चलते रहिए, चलते रहिए। दिल जीतने वाली जगह है गोवा। और आप बीच पर जा रहे हैं, वहाँ टूटी हुई बियर की बोतलें हैं, नंगे पाँव चलने में पाँव कट जाए। सब बीचों पर ऐसा नहीं होता, पर अनुभव से बोल रहा हूँ। बियर की बोतल से चोट खा चुका हूँ। तो मैंने कहा भाई जूते ठीक है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये गोवन कल्चर भी नहीं है। जो गोवा के स्थानीय निवासी हैं, आप उनसे कहें कि आप लोग इस तरह करते हो, इतना शोर, वो कहेंगे हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? ये किसने पूरे देश की संस्कृति में शोर मचाने को और बेहोश हो जाने को उत्सव का पर्याय बना दिया? कैसे हुआ ये? कि कोई भी, मैं बताता हूं कैसे हुआ। ये बाजारवाद है। कोई भी आता है मौका, बाजार मौके ढूंढ रहा होता है अपना माल बेचने के। राखी भी आई है, बहन के लिए तुमने कुछ खरीदा, बहन के लिए तुमने कुछ खरीदा, और जाके बहन के कान में बाजार फुसफुसाता है, ये तेरा भाई नकली है, कुछ लाया नहीं तेरे लिए। एनिवर्सरी, बर्थडे, ये अब न्यू ईयर तो बड़ी बात हो जाती है, होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस भी भाई, वो भी खरीदने का मौका है। और खरीदने की चीजें और नशे में बहुत निकट का संबंध है, क्योंकि ज्यादा वही आदमी खरीद सकता है जिसको बेहोश कर दिया गया हो। आपसे एक्सेसिव
कंजम्पशन कराया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले इंटॉक्सिकेट किया जाए। जिस आदमी को नशा कर दिया गया, अब उसकी जेब खाली करी जा सकती है। नशा किसी भी किस्म का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है शराब का हो, कोई भी नशा हो सकता है। वो वासना का नशा हो सकता है, वो पैसे का नशा हो सकता है, वो ट्रेंड का नशा भी हो सकता है। बात समझ रहे? गोवा लगभग कुछ हद तक समझिए वैसा ही है कि जैसे हिमालयों की शुरुआत हो रही हो, हिमालय की पहाड़ियों की। जैसे तराई से आप चले हों और शिवालिक वगैरह में प्रवेश कर रहे हैं। उतने ऊंचे नहीं है वेस्टर्न घाट्स, पर इलाका वो भी पहाड़ी है। हिमालय पर तो हम जानते हैं कि लोग काहे के लिए जाते थे, ध्यान के लिए जाते थे। पर जैसे अब हिमालय पर भी हम किस लिए जाते हैं, भोग के लिए जाते हैं। वही हाल हमने गोवा का करा है। इसमें एक और जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था और मनोविज्ञान के बारे में बताया था। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम रूपाली ताई है। मैं लगभग 1 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो मैं एक मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जब से आपको सुनना चालू किया है, मुझे इस फील्ड में कोई रुचि नहीं है। इस वजह से मैंने एमए साइकोलॉजी में खुद को एनरोल कर लिया है। अभी जब मेरा 2nd सेम चल रहा है, मैं आपसे सीख रही हूँ कि ईगो का डिसोल्यूशन होता है इन स्पिरिचुअलिटी। और साइकोलॉजी में सिखाते हैं कि ईगो को मेंटेन करके रखना है, जिसकी अलग अलग विधियाँ रहती है, जैसे मेडिटेशन हो गया एंड माइंडफुलनेस और वो सब चीज़ें। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100% टूवर्ड्स व्हाट आई एम लर्निंग राइट नाउ। तो वो चीज़ मुझे एवरी टाइम एवरी डे। देखिए, अध्यात्म मनोविज्ञान में केंद्रीय अंतर ये होता है कि मनोविज्ञान का पूरा क्षेत्र विकसित ही हुआ था एक औद्योगिक साम्राज्य की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और अध्यात्म किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। मनोविज्ञान में कामना ना हो ये हो नहीं सकता, और अध्यात्म निष्काम ना हो तो अध्यात्म नहीं है। सारे कॉरपोरेट्स साइकोलॉजिस्ट्स को एम्प्लॉय करते हैं, किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ की वो प्रोफाइलिंग कराएंगे, माइंड मैपिंग कराएंगे, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स असर्टन करेंगे। किस लिए करते हैं? उनके डिज़ायर्स जानने के लिए। आप जाते हो जो आपके पास जब आते होंगे, आपके सब जो आपके क्लाइंट्स, पेशेंट्स, आप लोग जो भी बोलते हो उनको, तो वहाँ भी जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो लिबरेशन ऑफ ईगो नहीं होता, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर होता है। साइकोलॉजी लिबरेशन ऑफ ईगो नहीं मांगती, वो कहती है इसका बिहेवियर रेगुलेट कर दो ताकि ये समाज में सुव्यवस्थित होकर चल सके। तो आप वहाँ जाएं तो आपकी शुरुआत होती है, सबसे पहले पूछते हैं अच्छा आपको अपने बिहेवियर के कौन से हिस्सों से प्रॉब्लम है? तो आप कहोगे फिर कि एंग्री जल्दी हो जाता हूँ, एंग्शियस जल्दी हो जाता हूँ, रिएक्ट जल्दी कर लेता हूँ, ईर्ष्या है, इस तरह की बातें होती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसा प्रबंध कर देगा कि ये जितनी आप बातें बता रहे हो ये आपके व्यवहार में दिखाई देनी बंद हो जाएं, भले ही इनकी जड़ यथावत रहे चलेगा, व्यवहार में प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए ये सारी बातें। वहाँ पर सदा एक उद्देश्य है, एक कामना है। मनोविज्ञान में हमेशा एक कामना है कि या तो जो आपका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, या जो आपका ग्राहक है उससे कुछ लाभ निकाल लें या उससे कुछ कामना पूरी कर लें, या फिर
समाज जैसी इच्छा रखता है कि व्यक्ति व्यवहार करे, आप उसी के अनुसार व्यवहार कर पाओ, वहाँ सदा जो स्टैंडर्ड है, मानक है, वो कुछ और है मुक्ति के अलावा। साइकोलॉजी में लिबरेशन जैसा कुछ नहीं होता। अध्यात्म भी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन मनोविज्ञान अध्यात्म के लिए अधिक से अधिक एक उपाय है, एक मेथड है, एक टूल है। एंड क्या है? लिबरेशन। साइकोलॉजी में लिबरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ ईगो ही होती है, और ईगो का लिबरेशन नहीं होता। और ईगो से हमें क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी चाहिए। ईगो से हमें क्या चाहिए? सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर चाहिए। तो वो काम साइकोलॉजी करती है। साइकोलॉजी अध्यात्म के हाथ लग जाए तो बहुत उपयोगी हो जाएगी। मनोविज्ञान का इस्तेमाल तो कृष्ण भी कर रहे हैं भगवद गीता में, और कई कई जगहों पर मैंने आपसे बात करी है, मैं पढ़ता हूँ, मैं मुस्कुरा देता हूँ कि मास्टर साइकोलॉजिस्ट हैं। ऐसे ही नहीं जो श्लोक की धारा होती है वो बदल जाती है। आप बीच बीच में देखते हैं कि बात चल रही थी, अचानक कृष्ण कुछ और बोल देते हैं। वो यूं ही नहीं बोल दिया है। वो वही कर सकता है जो अर्जुन के मनोविज्ञान को पूरा समझ रहा हो कि अब ये जो तरीका है अर्जुन पर काम नहीं कर रहा, तो ऐसे। तो मनोविज्ञान का उपयोग अध्यात्म में भी है, पर वहाँ अंत, वहाँ जो अभीष्ट है वो होता है आपके पास अगर टूल्स हैं साइकोलॉजी के, अच्छी बात है, पर उनका सही इस्तेमाल करिए। थैंक यू आचार्य जी। इसमें एक और जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था और मनोविज्ञान के बारे में बताया था, ये भी दिमाग में चलता है कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों का जो उपयोग है वो बेहोश रखने के लिए किया जा रहा है अभी, और वो बाजारवाद द्वारा किया जा रहा है। बहुत आपने अच्छी बात कही, और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत सावधान रहें। देखिए, जो लोग आपकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं बहुत शातिर लोग हैं, बहुत बहुत शातिर लोग हैं। उनकी तुलना में आप सीधे हैं, आप नहीं जानते। एक विज्ञापन आपको अगर दिखाया जाता है ना, मान लीजिए 8 सेकंड 10 सेकंड का है कमर्शियल, करोड़ों लगते हैं पहले तो उसको बनाने में, और फिर उसको एयर करने में भी दसियों करोड़ खर्च किए जाते हैं। तो सोचो उसके एक एक सेकंड में, एक एक फ्रेम में कितनी चालाकी डाली गई होगी कि वो जो करोड़ों लगाए गए हैं वो वापस मिल जाएं, उस पर ROI मिल जाए। और आप उसको ऐसे देख लेते हो कि अच्छा ये तो मुझे मुफ्त में एक ऐड दिखाया जा रहा है। ऐड ही तो है, ऐड देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। जिसने वो बनाया है वो बहुत शातिर आदमी है। ये अटेंशन इकोनॉमी है, आपकी जेब तक पहुंचा जाता है आपकी इंद्रियों के द्वारा, आपके मन के द्वारा। जिसने आपकी आंखें पकड़ ली उसने आपकी जेब भी पकड़ ली। बहुत सावधान रहा करिए जिसकी ओर भी आपकी आंखें मुड़ रही हों। आपको क्या लगता है ये जो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं ये क्यों इतने पॉपुलर हो गए, प्रचलित हो गए? मुझे बताइए तो, क्यों हो गए? क्योंकि स्पोर्ट्स होगा तभी तो ऐड होगा ना। आप सोचते हो कि मैच के बीच में ऐड आ रहा है, नहीं, ऐड के बीच में मैच आ रहा है। मैच चाहिए ताकि आपको ऐड दिखाया जा सके। आप सोचते हो अखबार आपके पास आता है ताकि आप खबरें पढ़ सको, नहीं। आप जो 10-15 रुपए अखबार का देते हो उससे थोड़ी ही चल रही है मीडिया इंडस्ट्री। अखबार चलता है विज्ञापन से, अखबार छपता है विज्ञापन दाता के लिए, पाठक के लिए थोड़े ही। पर आप सोचते हो कि हमें खबरें पढ़ाई जा रही हैं, नहीं, खबरें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, आपको विज्ञापन दिए जा रहे हैं। और चूंकि विज्ञापन प्रमुख है इसीलिए खबरें भी आपको वही दी जाएंगी जो विज्ञापन से अलाइंड हो।
आप लोग कहते हो ना कि आचार्य जी मीडिया आपको कवर क्यों नहीं करता, आपकी उपेक्षा क्यों करता है? क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो किसी विज्ञापन से मेल नहीं खाने वाली। अगर अखबार या मीडिया मुझे कवर करने लगे तो उनके एडवर्टाइजर्स भाग जाएंगे। अगर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम मुझे सपोर्ट करने लगे तो उनके भी एडवर्टाइजर्स भाग जाएंगे। आप बहुत जल्दी बोल देते हो कि अरे फलाना क्रिकेटर मेरा, वो कुछ नहीं है, वो विज्ञापन बेचने का जरिया है। और विज्ञापनदाता ऐसे नए नए जरिए खोजते रहेंगे। अब टीम का कोई नया कप्तान बनेगा, आप देखेंगे विज्ञापनों में वही छा गया है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि हो तो आप बेचैन अहंकार ही ना, एक विषय से आप संतुष्ट तो हो नहीं सकते। तो एक विषय से आप जैसे ही उबने लगो, ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये तुरंत आपके हाथ में एक दूसरा विषय दे देती है। देखो अब ये एक नया ग्लैमरस विषय आया है, नाउ यू कैन ऑब्सेस विद दिस वन फॉर अ व्हाइल बिफोर यू गेट बोर्ड। बहुत सतर्क रहा करिए, बहुत सतर्क। सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि कोई आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। आप तक एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई निष्कामी बैठा हुआ है जो आप तक सूचना पहुंचाना चाहता है। किसी बहुत शातिर आदमी ने बैठ करके वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पहले कंपोज किया है, लिखा है और फिर उसको वायरल करा है। आप उसके शिकार हैं, उसके कंज्यूमर नहीं हैं। आपको ही नहीं समझ में आती बात। वेदांत आपको यही बोलता है ना, कर्म को नहीं कर्ता को देखो। एक एडिटोरियल है या कुछ है, वो क्या है? वो कर्म है कि कर्ता है? वो किसी का कर्म है। आप क्या उसके पीछे के कर्ता को सावधानी से देखते हो या बेहोश रहते हो? बस बेहोश रहते हो। आपको जो दे दिया गया आप उसको ऐसे देखने लग जाते हो। हाँ, आप ये नहीं सोचते ये किसी ने करा है और क्यों करा है उसने। वो बहुत बहुत शातिर है। जो लोग जनता की नब्ज पकड़ना चाहते हैं उनसे ज्यादा पैसा किसी को नहीं मिलता। कोई भी क्षेत्र हो, वो एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो और चाहे रिलीजन का क्षेत्र हो। क्योंकि जिसने आपकी नस पकड़ ली उसने आपकी जेब भी पकड़ ली। और कोई नहीं आ रहा आपकी नस इसलिए पकड़ने क्योंकि वो आपका इलाज करना चाहता है तो पल्स नाप रहा है। आपकी नस पकड़ी इसीलिए जाती है कि अब आपकी कलाई मरोड़ी जा सके। तुम उसकी पहले पूरी वो 5 साल से अगर वीडियो बना रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है। वो जन कल्याण के लिए निकला है, वो तुम्हारे भले के लिए निकला है। उसके लिए तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई बात आ जाती है, उसको इधर उधर लगते हो फैलाने, फलानी चीज़ आ गई है, वीडियो आ गया, हमने देख लिया। खासकर ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स चलते हैं, बाप रे बाप, कितना नहीं मज़ा आता इसको इधर उधर शेयर करने में। और एक पल को भी नहीं सोचते कि कितना कितना काइया आदमी होगा जिसने ये कंपोज किया है और तुम उसके शिकार बन रहे हो। उनकी प्रतिभा बहुत जबरदस्त है। उनका शिल्प देखो, एक एक शब्द चुन चुन कर डाला गया होता है। ऐसे ही नहीं है वो मामला वहां। चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे बाबा जी की पीआर हो, चाहे नए मोबाइल का होर्डिंग हो, चाहे पॉलिटिकल स्पीच हो, चाहे आपको धार्मिक आधार पर भड़काने वाला कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, वो सब बहुत केयरफुली मेटिकुलसली क्राफ्टेड होते हैं। और आप कहते हो हाँ हाँ देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है या चलाया जा रहा है। एक बार उस आदमी की शक्ल पर ध्यान देने की तो कोशिश करो जिसने ये सब बनाया होगा।
आपके सामने ज्वेलरी का विज्ञापन आ जाता है, आप कहते हो हाँ अच्छा लग रहा है, कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, उसके गहने भी अच्छे लग रहे हैं, उसकी शक्ल भी अच्छी लग रही है, उसकी क्लीवेज भी अच्छी लग रही है। वहाँ जितना नाप तोल करके सोना रखा गया है उतना ही नाप तोल करके क्लीवेज भी रखी गई है। आपको लग रहा है तो इंसिडेंटली उसका पल्लू गिर गया। सब कुछ फाइनली कैलकुलेटेड है। आपका अटेंशन, आपका माइंड स्पेस हथियाने के लिए। आप उसके कंज्यूमर नहीं हो, यू आर द कंज्यूम्ड वन। खासकर अगर फ्री है कुछ, तब तो पक्का है कि यू आर द कंज्यूम्ड वन। विज्ञापन फ्री होते हैं ना, विज्ञापन देखने के पैसे लगते हैं कभी? जो कुछ भी मुफ्त दिया जा रहा है, ये पक्का जान लो कि वो तुम्हें खाने के लिए, तुम नहीं खाओगे उसको, वो जो तुम देख रहे हो वो तुम्हें खाएगा। राजा भर्तृहरि ने कहा था ना कि मैं भोगता नहीं हूं, मैं जिसको भोग रहा हूं वो मुझे भोग रहा है। वही आपके साथ हो रहा है। फिर हम अपने बच्चों को भी यही अभ्यास करा देते हैं कि बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी होगी बेटा। आप नहीं बताते तो उसको कोई पता भी ना चलता कि बर्थडे का मतलब होता है कि उतने ही छोटे छोटे इकट्ठा करके उनको इकट्ठे नचा दो, उसको तो पता भी ना चले। अभी वो 4 साल का है, आपने वैसे ही छोटे छोटे इकट्ठा करके नचा दिए। फिर वो 14 साल का होगा, वो अपनी पार्टी में जाके अलग नाचेगा, तब आप कहोगे हाय रामी हाथ से निकल गया। नाउ ही इज इनटू दोज थिंग्स। उसकी शुरुआत किसने कराई थी? शुरुआत किसने कराई थी? अब एक आखिरी बात इस पर बोल रहा हूं, सबसे बड़ा नशा होता है उत्तेजना। एक्साइटमेंट को स्वभाव मत बना लो, क्योंकि वो बन गया तो लत लगेगी उसकी। बात बात में कहोगे उत्तेजना चाहिए, और नहीं मिलेगी तो छटपटाओगे, जैसे ड्रग एडिक्ट छटपटाते हैं कि जो चाहते हो मिल क्यों नहीं रहा। ऐसे लोगों को देखा है, उन्हें 2-4 दिन भी कुछ एक्साइटिंग ना मिले तो पागल हो जाते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट एक्साइटिंग थिंग? वो आपसे ऑफिस वगैरह में मिलेंगे तो बस यही पूछेंगे, सो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट व्हाट? लाइफ इज ऑन, द नेक्स्ट मोमेंट इज हियर। नेक्स्ट व्हाट? व्हाट एग्जैक्टली? व्हाट्स नेक्स्ट से उनका मतलब यही होता है। व्हाट्स द नेक्स्ट ऑब्सेशन? व्हाट्स द नेक्स्ट इंटॉक्सिकेशन? Where is the next excitement? Where is the next spike? सर जी समय हो गया, लगभग 11 बज गए हैं। 11 बजे तक कैसा समझ रहा है? मैं तो चाहता हूं मैं पूरी रात बात करूं, पर आपके शहर में हमें जगह ही नहीं मिली जो 11 के बाद खुली रहती हो, तो हम क्या करें बताइए? तो आप हमारे शहर आइए। हाँ, अब तो दिल्ली, गोवा, बेंगलोर हर जगह घूमते रहते हैं, जहाँ भी हैं आइए। ऋषिकेश जाना भी हुआ नहीं 1-1.5 साल से, जाएंगे वहाँ भी। चलूं? हो सकता है आऊं शीघ्र, ठीक है? आप फिर आइएगा। बस 13 तारीख को ISC में है, 13 माने परसों ही, तो कल जाना है। कल लेकिन हाँ, कल आप आ सकते हैं, अभी है। कल कहीं पर वो है बुक साइनिंग, आप वहाँ आ जाइए, वहाँ तसल्ली से बात कर लीजिएगा, ठीक है? 2 मिनट वगैरह में कुछ होता नहीं, 2 मिनट आपकी ओर से होगा, मुझे तो 20 चाहिए ना फिर, तो ये सब नहीं। ठीक है, जो लोग कल आ सकें जहाँ भी है तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी और कहीं और मिलते हैं।
बाकी ऐप जिंदाबाद, सत्र तो होते ही रहेंगे। कल परीक्षा है आपकी। टाइम एंड स्पेस की यही समस्या है, आप हर समय हर जगह नहीं हो सकते। क्या करें? चलिए मिलते हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रोहित है और मैं करीब 2 सालों से सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। सत्र से वैसे बहुत फ़ायदे हुए हैं, ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन जो 1-2 बदलाव हैं वो मैं साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि सत्रों से जुड़ने के बाद भविष्य को लेकर जो एक डर होता है हमारे जीवन में, वो काफ़ी कम हो गया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि मैं करीब 8 सालों से कॉरपोरेट की नौकरी कर रहा था और उसको पीछे छोड़कर आज मैं एनिमल वेलफेयर और क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उन पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई बंधन और कई डरों को पीछे छोड़ा है और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं गीता सत्रों में निरंतर बना रहा था। जो दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो ये सत्र होते हैं उसमें सिर्फ अध्यात्म की बात ही नहीं होती है, उसमें दुनिया के हर विषय पे चर्चा होती है, चाहे वो साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी हो, जियोपॉलिटिक्स हो और भी अन्य मुद्दों पर बात होती है। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि आज मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी चर्चा में शामिल होता हूँ तो उसमें मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। एंड वो ओपिनियंस ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया, दे आर बैक्ड बाय कॉन्क्रीट डेटा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जीवन में कि पहले मैं कहीं भी होता था तो मेरे ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं होते थे, मेरा प्रेजेंस उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। जबकि आज मैं कहीं पे भी होता हूँ तो उस डिस्कशन को मैं अपने हिसाब से एक दिशा में लेके जा पाता हूँ और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठाने की क्षमता रखता हूँ। तो इससे सिर्फ मेरा ही मुनाफा नहीं होता है, जो मेरी कंपनी में लोग होते हैं उनकी भी जागरूकता बढ़ती है और उनको भी बहुत कुछ सीखने से मिलता है। बस यही बताना चाहूँगा। थैंक यू।